हेलो एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, इसका अर्थ होता है एक ऐसी मिलिट्री फैसिलिटी जहाँ पर ना उनके लिए कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आर्म फोर्सेस के लिए हमें कुछ व्हीकल्स, कुछ आर्म्स, कुछ एमुनिशन, ये सब चीज़ें बनानी हैं, तो वो कहाँ बनेगी? वो बनती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर, राइट? और भी जो नई सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो सब यहाँ पे देखी जाती हैं। अब यहाँ पर कल क्या हुआ, कल सुबह 10:40 के ऊपर एक यहाँ पर हमें एक ब्लास्ट देखने को मिलता है, एक एक्सप्लोजन देखने को मिलता है महाराष्ट्र के अंदर, जिस वजह से लगभग 8 लोगों की यहाँ पे डेथ हो जाती है एंड 5 लोग यहाँ पर इंजर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब देखो, डेफिनेटली एनडीआरएफ की टीम ने यहाँ पे काम किया ताकि रेस्क्यू किया जा पाए चीज़ों को। एट द सेम टाइम यहाँ पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी यहाँ पे गठन किया गया है ताकि वो अच्छे से देख पाएँ कि इसका पीछे का कारण क्या था, ये ब्लास्ट आखिर क्यों हुआ, एंड एक प्रॉपर इंक्वायरी कमेटी उसके ऊपर यहाँ पे बनाई जा पाए। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कुछ दिन पहले ही जो बीपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट था, हमारे सामने देखने को मिला एंड बहुत सारे इस तरह के मैसेजेस आए कि प्रीलिम बूस्टर ने इस तरह से हेल्प किया, आपके अलग-अलग और इनिशिएटिव्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, राइट? एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ, मेरी टीम के पास भी जो डिफरेंट डिफरेंट मेल्स आए हैं, तो लगभग 170 प्लस तो मेल्स अलग-अलग स्टूडेंट्स के यहाँ पे आ चुके हैं। तो सभी बच्चों को जिन्होंने भी प्रीलिम्स क्लियर किया है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप ऐसे ही इन चीज़ों को कंटिन्यू करते रहिए एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाते रहिए। दोस्तों, डेट है आज की 25 जनवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। दोस्तों, कल जैसे आप जानते ही होंगे कि कल 26 जनवरी है, राइट? तो इस उपलक्ष्य के अंदर आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। इसी 26 जनवरी के मौके के ऊपर हमारी टीम की तरफ से सभी यूपीएससी कोर्सेज़ के ऊपर आपको अप टू 80% ऑफ देखने को मिल जाएगा। जितने भी यूपीएससी कोर्सेज़ हैं, उन सब के ऊपर आपको ये ऑफ़र आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सभी कोर्सेज़ के लिंक्स लगा दिए हैं। आप जाके डेफ़िनिटली उन ऑफ़र्स को चेक कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारा एड हॉक हाई कोर्ट जजेस के बारे में। आप लोग एड हॉक समझते हो? जैसे आप लोगों ने पॉलिटी के अंदर कमिटीज़ पढ़ी होंगी, तो आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि सर एक स्टैंडिंग कमेटी होती हैं, एक एड हॉक कमेटी होती हैं। एड हॉक का वहाँ पे अर्थ क्या था? सर एड हॉक का अर्थ था टेम्परेरी एक तरह से, है ना? टेम्परेरी कह सकते हो आप इनडायरेक्टली। अब यहाँ पर कई बार पता क्या होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि हाई कोर्ट के अंदर ना बहुत सारी मान लो पेंडेंसी है। पेंडेंसी मतलब एक बहुत बड़ा बैकलॉग है, राइट? एंड उस केस में हो सकता है कि जो जजेस हैं वो काफ़ी ना हो, तो कई बार क्या किया जा सकता है, हम टेम्परेरी जजेस ले सकते हैं, यानी कि एड हॉक जजेस एक तरह से आप कह सकते हो। पर ये जज होंगे कौन? देखो, आपके जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस होंगे वही तो होंगे, कोई बाहर से थोड़ी बंदा ले आएँगे। तो दरअसल में संविधान का आर्टिकल 224 ए जो है ना, वो अलाउ करता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अलाउ करता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कि वो रिक्वेस्ट करे रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस को कि वो भी अपनी जुडिशियल ड्यूटीज परफॉर्म कर सकते हैं इवन आफ्टर द रिटायरमेंट। तो कुछ एक केसेस के अंदर ये चीज़ करी जा सकती है। पर इम्पोर्टेंट बात क्या है, इस चीज़ के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रायर कंसेंट लेना ज़रूरी है। मैं पूरा आपको इसका प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। दरअसल में एक 1998 के अंदर एमओपी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यहाँ पे है, उसके अंदर पूरा प्रोसेस बताया गया है। क्या है प्रोसेस? देखो, जो रिटायर्ड जज होगा ना, सबसे पहली बात तो वो भी एग्री करने चाहिए। ऐसे ज़बरदस्ती किसी को नहीं करवा सकते। अगर जज रिटायर्ड हो चुका है एंड वो विलिंग है और काम करने के लिए आफ्टर द रिटायरमेंट, तो तभी ये चीज़ पॉसिबल है। फिर क्या होगा, जो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे ना, वो उस जज का नाम चीफ मिनिस्टर को फॉरवर्ड करेंगे। फिर जो चीफ मिनिस्टर होंगे, वो आगे जो रिकमेंडेशन है, वो यूनियन लॉ मिनिस्टर को भेजेंगे। यूनियन लॉ मिनिस्टर यहाँ पे कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। फिर आगे वो नाम दे दिया जाएगा प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री आगे प्रेज़िडेंट जी को एडवाइस करेंगे, जो फिर फाइनल अप्रूवल दे देंगे। तो काफ़ी लंबा-सा प्रोसेस है, बट इस तरह से ये पूरा प्रोसेस वर्क करता है। इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि एड हॉक जजेस को जो अलाउंसेस होंगे, वो प्रेज़िडेंट के ऑर्डर के द्वारा डिटरमाइन करे जाते हैं। बाकी जो भी हाई कोर्ट के जजेस को यहाँ पे आपके प्रिविलेजेस, पावर और जुरिसडिक्शन होती है, वो सारी एड हॉक हाई कोर्ट जजेस भी यहाँ पे एन्जॉय करते हैं। अब यहाँ पर ना इनका कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं होता है, कितने साल के लिए उनको लिया जा रहा है, पर नॉर्मली 2 से 3 साल के लिए लिया जा सकता है एंड हो सकता है एक्सटेंशन 5 साल तक हो जाए, पर कोई प्रॉपर यहाँ पे टर्म नहीं होती, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीज़ होती है।
तो नॉर्मली तभी लिया जाएगा, लेट अस से कि बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग हो चुके हैं, लंबे टाइम के लिए पेंडिंग हो चुके हैं या फिर कुछ अर्जेंट मुद्दे हैं उनको सुनना है, उसी लिए। तो दरअसल में आप नोटिस कर पाओगे 2021 में ना एक केस आया था लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो रिकमेंडेशन वाली बात हो रही है ना, कि इस जज को होना चाहिए, ये कोलिजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मूव होनी चाहिए, जिसमें आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे एंड 2 आपके सीनियर मोस्ट जजेस आपको देखने को मिल जाएँगे। बाकी यहाँ पर ना इन्होंने कुछ ट्रिगर पॉइंट्स बताए थे कि कब आप आई एड हॉक जजेस को आप अपॉइंट कर सकते हो। तो इनकी तरफ बताया गया था कि अगर लेट अस से अगर वैकेंसी है 20% से ज़्यादा उस हाई कोर्ट के अंदर, प्लस एट द सेम टाइम जो आपके केसेस हैं, वो पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर फॉर मोर देन 5 इयर्स और ये टोटल बैकलॉग का 10% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं जो बहुत लंबे समय से आपके पेंडिंग है, तो उस केस में ये चीज़ करी जा सकती है। हालाँकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये कंडीशंस जो है ना, हम इनको रिलैक्स कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है। बाकी आप प्रोटेस्ट कर पाओगे, ठीक है? तो थोड़ा कोशिश उन्हीं केसेस में करी जाती है। लेट अस से हाई कोर्ट के अंदर ऑलरेडी फंक्शनिंग बहुत अच्छी खासी है, कोई खास वैकेंसी नहीं है, मतलब इस 80% ज़्यादा स्ट्रेंथ से ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उस केस में नहीं ज़रूरत पड़ेगी एड हॉक जजेस की, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम है। उसी तरह से अगर हम बात करें, अगर मान लो नॉर्मल तरीके से सारे एफर्ट्स खत्म हो गए हैं, तब भी नहीं भर पा रहे, तब आप कर सकते हो। प्लस एट द सेम टाइम रेगुलर अपॉइंटमेंट प्रोसेस को ही वो रिप्लेस या डिले ना करे, ये यहाँ पे कोशिश होती है। पर मैंने जैसा कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो इन चीज़ों को चेंज भी कर सकता है, अगर रिक्वायर्ड हुआ, ताकि जजेस को अच्छे से आराम से अपॉइंट किया जा पाए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर, क्या बहुत ही फ्रीक्वेंटली यहाँ पर इस तरह से एड हॉक हाई कोर्ट जजेस अपॉइंट किए जाते हैं? द आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत ही कम इंस्टेंसेस है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। जो आपका आर्टिकल 224 ए है ना, वो बस कुछ ही बार यहाँ पे इन्वोक हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपॉइंट किए गए थे जस्टिस सूरजभान, ताकि इलेक्शन पिटीशंस को हैंडल कर पाएँ। इसके साथ ही साथ मद्रास हाई कोर्ट ने जो जस्टिस पी वेणुगोपाल जी हैं, उनके टेन्योर को 1 साल एक्सटेंड किया था एंड उस तरह से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसमें अपॉइंट हुए थे जस्टिस ओपी श्रीवास्तव, ताकि अयोध्या जो टाइटल सूट्स थे, उनको यहाँ पर एजुकेट कर पाएँ। तो यानी कि बहुत ही रेयरली यहाँ पर इस तरह से आर्टिकल 224 ए का इस्तेमाल किया जाता है। अगला दोस्तों हमें जो टॉपिक अंडरस्टैंड करना है वो है आपका कीलिंग कर्व के बारे में। पहली बात तो आपके दिमाग में आएगा, सर ये नाम कैसा है कीलिंग कर्व? दोस्तों दरअसल में ना एक आपको पर्सन देखने को मिलते हैं, चार्ल्स डेविड कीलिंग। इन्होंने 1958 के अंदर ये चीज़ की स्टार्टिंग करी थी, इसीलिए एक जो कर्व है ना, ये इनके नाम के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अब क्या होता है दोस्तों, दरअसल में ना जो यूएस में हवाई आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर आपको एक ऑब्जर्वेटरी देखने को मिलेगी, मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी। अब इस ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से क्या किया जाता है, हम देखते हैं कि दुनिया भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं, वो कितने हो रहे हैं। बेसिकली आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका अकोमोलेशन लेवल क्या है, ठीक है? तो ये एक तरह से जो एक ऑब्जर्वेटरी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को मेज़र करती है एंड जब हम उसको इस तरह से एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं ईयर एंड वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड आपका कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो आपका बन जाता है क्या? कीलिंग कर्व। अगर आप नोटिस कर पाओगे, ये कीलिंग कर्व आप नोटिस कर पाओगे, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि जैसे-जैसे साल बीतते जा रहे हैं ना, उस तरह से एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। एंड ऐसा इस बार कीलिंग कर्व ने बताया है, क्योंकि इस बार बहुत सारी वाइल्ड फायर हुई, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आपका जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है, वो एक रिकॉर्ड स्तर के ऊपर यहाँ पे पहुँच गया है, राइट? तो आपके दिमाग में एक चीज़ तो आएगी, सर हाँ, मुझे समझ आ गया, ये तो बढ़ता जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है, पर ऐसा क्यों हो रहा है? ये देखो यहाँ पे ना ये आपको ज़िगज़ैग देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? या तो ऐसा होता कि पूरा स्ट्रेट ऐसे मूव करता रहे, ये बीच में ऊपर, बीच में नीचे, ऐसे क्यों हो रहा है? दोस्तों दरअसल में पता क्या होता है, जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है ना, वो आपका वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? दोस्तों जब आपकी होती हैं लेट्स से गर्मियाँ, आपकी गर्मियों में मुझे एक बात बताओ, गर्मियों में क्या होगा? सर गर्मियों में हमारे प्लांट्स होंगे, कहीं न कहीं उनको अच्छी खासी धूप मिलेगी, तो वो क्या करेंगे? वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड अब्ज़ॉर्ब कर ली प्लांट्स ने, तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या हो गए? वो नीचे आ जाएँगे। तो यानी कि ना गर्मियों में थोड़ी-सी कर्व नीचे आ जाती है। फिर जब सर्दियाँ होती हैं, तो क्या होता है? प्लांट्स डिके करते हैं। जब प्लांट्स डिके करेंगे सर्दियों के अंदर, राइट? उस समय क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा।
तो उस टाइम वापस से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटमॉस्फेरिक लेवल है वो बढ़ जाता है। तो वेदर के हिसाब से भी इस तरह से ये पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है आपका कीनिंग कर्व। आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि ज़िगज़ैग पैटर्न आखिर क्यों बन रहा है। ये बन रहा है बिकॉज़ ऑफ द सीज़नल फ्लक्चुएशंस। अगला हमें जो टॉपिक अंडरस्टैंड करना है, वो करना है हमें मनन कम्युनिटी के बारे में। ये जो कम्युनिटी है ना, बड़ी अपने आप में इंटरेस्टिंग कम्युनिटी है। अब आप जैसे जानते होंगे कि कल जैसे 26 जनवरी है, राइट? रिपब्लिक डे की परेड यहाँ पे होगी दिल्ली के अंदर। तो वहाँ पर ना एज़ अ गेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट किसको बुलाया गया है? इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के हेड को। एंड एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में कि ये एकमात्र दिस इज़ द ओनली ट्राइबल किंग इन केरला। ठीक है? ये कल पार्टिसिपेट करेंगे एज़ अ गेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये कम्युनिटी क्या है। पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करो, ये एक शेड्यूल्ड ट्राइब की तरह यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड है इन केरला। इनका ना खुद का किंगशिप सिस्टम है। मतलब अभी भी ये किंगशिप सिस्टम चला आ रहा है। दिस इज़ द ओनली आदिवासी ट्राइबल डायनेस्टी विद द किंगशिप करंटली एक्जिस्टिंग इन साउथ इंडिया। होता पता क्या है? दरअसल में जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था ना, हम सुनते थे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना? तो इस यहाँ पर भी ना आपको एक हेरिडिटी सिस्टम देखने को मिलेगा। उस हेरिडिटी सिस्टम के अंदर मान लो कुछ लोग हुए, जैसे जो भी भाई वगैरह होंगे आपस में, उनमें क्या होगा, उनमें होगा फिर इलेक्शंस। तो जो आपके कम्युनिटी हेडमैन होंगे ना, वो चूज़ करेंगे नया राजा कौन होगा। पर ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के कहेगा कि मुझे राजा बनना है, नहीं। वो उस हेरिडिटी में से ही होना चाहिए, जो भी एलिजिबल होंगे बस उनमें से ही हो सकता है, सब लोग नहीं हो सकते। तो अभी के जो यहाँ पे आपको किंग देखने को मिलेंगे दैट इज़ राजा मनन, ठीक है? ये इसी कम्युनिटी के आपको किंग देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपको पाए जाते हैं नियर द इन द एरिया ऑफ इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्पेशली अगर हम बात करें कोइमला की, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लैंग्वेज की, तो ये एक बहुत ही एक यूनिक डायलेक्ट बोलते हैं, जहाँ पर आपको तमिल और मलयालम दोनों का एक कॉम्बिनेशन, एक ब्लेंड सा आपको देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर चलती तो देखो पुरुषों की ही है, पर जो डिसेंट का सिस्टम है ना, वो मैट्रिलिनियल है। मतलब आप अपनी लीनिएज ट्रेस करनी होती है ना, तो लीनिएज आप अपनी मदर वाली साइड की तरफ से यहाँ पे अपनी लीनिएज को ट्रेस करते हो। इनका एक बहुत ही फेमस आपका रिचुअल आर्ट भी है, जिसको नाम दिया गया है मननकुथु, ठीक है? तो ये यहाँ पे मनन कम्युनिटी जो कि केरला में है, उनका आपको एक ट्राइबल आर्ट फॉर्म देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ इस आर्ट फॉर्म में जब ये ऐसे आर्ट परफॉर्म करते हैं ना, वो तमिल पोएम जो है शिल्पादिकरम, उसकी जो आपकी अलग-अलग स्टोरीज़ हैं, उसको यहाँ पर नरेट किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा शिल्पादिकरम के बारे में। यहाँ पर क्या है, जो कनकी है और आपका जो कोवलन है, उनकी आपने स्टोरी यहाँ पे आपने सुनी होगी, एक कपल की जो ट्रेजिक लव स्टोरी होती है, राइट? और साथ-साथ आप जानते होंगे जो शिल्पादिकरम है, इसको लिखा गया था इलांगो अडिगल की जी के द्वारा, राइट? तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये कम्युनिटी के बारे में हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ इंडियन नेवी वेसल फिनिशेस हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ मॉरिशस। सबसे पहले तो ये समझो कि आखिर ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता क्या है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, है ना? तो यहाँ पर पता क्या होता है, इस सर्वे के माध्यम से क्या किया जाता है, आपके ओशियंस, रिवर्स, लेक, इन सबको मेजर और हम मैप करते हैं। इससे पता लगता है कि वहाँ पे कितनी डेप्थ है, क्या शेप है, टाइड्स, करंट, अंडर वाटर फीचर्स, इन सब के बारे में पता लगता है। तो आगे जाके कभी कुछ नेविगेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए और वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए ये जो आपके हाइड्रोग्राफिक सर्वेज हैं, बहुत ज़्यादा आपके मददगार हो जाते हैं। इनफैक्ट ना यहाँ पर जैसे आपने सोनार का नाम सुना होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो गया, आपका जीपीएस हो गया, इको साउंडर्स हो गया, इन सब चीज़ों का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता लग पाए कि ये सब चीज़ों को अच्छे से हम प्रॉपर्ली मैप कर पाएँ। अब आपके दिमाग में आएगा, सर लग तो बढ़िया चीज़ रही है, बिल्कुल, और इसका फ़ायदा भी हमें समझ लिया है कैसे-कैसे हो रहा है। अब भारत की एक इंडियन नेवी शिप आईएनएस सर्वेक्षक, ये आखिर मॉरिशस का इस तरह से हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्यों कर रही है? दोस्तों पहली बात तो आप ये समझो, भारत और मॉरिशस के रिश्ते बढ़िया हैं, बिल्कुल बढ़िया हैं। आप जानते होंगे हमारा एक डॉक्ट्रिन है, व्हाट इज़ दैट? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हमारा सागर डॉक्ट्रिन है, उसके साथ पूरी तरह से अलाइन करता है, ठीक है? एंड हम चाहते भी हैं, इंडिया और मॉरिशस दोनों चाहता है कि मैरीटाइम डेवलपमेंट हो एंड साथ-साथ रीजनल कोऑपरेशन यहाँ पे इंक्रीज़ हो। तो उसी पर्टिकुलर पर्पज़ से ये चीज़ करी गई है। ये मिशन हमें देखने को मिल जाएगा। इससे मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ होगा, रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, कोस्टल डेवलपमेंट प्लानिंग, आपको ये सब देखने को मिल जाएगी। तो भारत ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके मॉरिशस के साथ, बल्कि इसके अलावा बहुत सारे और देशों जो हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं, उनके साथ टोटल 89,000 स्क्वायर किलोमीटर का जॉइंट ऑपरेशन इस तरह से कंडक्ट किए हैं, प्रोड्यूसिंग 96 नॉटिकल चार्ट्स। डेफिनिटली कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर, नॉलेज शेयरिंग के अंदर इंडिया ने डेफिनिटली बहुत ज़्यादा काम किया है, खासकर अगर हम बात करें इंडियन ओशन रीजन की। अगला दोस्तों हमारे सामने टॉपिक है, वो है कॉमर्स मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग।
आप लोग जानते होंगे जीआई टैग के बारे में। थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीआई टैग क्या होता है? एक ऐसा साइन जो एक प्रोडक्ट को दिखाता है कि भाई वो वहीं से बिलॉन्ग करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं ना, दार्जिलिंग चाय की बात करते हैं, तो वी आर अवेयर कि यार ये जो पर्टिकुलर चाय है ना, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है? आपके दार्जिलिंग से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर की चाय की कुछ अलग ही क्वालिटी, अलग ही कुछ रेपुटेशन है। वहाँ पे हो सकता है या तो मिट्टी कुछ ऐसी हो, या बारिशें, या पानी, बहुत सारे अलग-अलग जगह पे अलग-अलग उसकी एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी और रेपुटेशन होती है। अब इस जीआई टैग से फ़ायदा पता क्या होता है? कोई और थर्ड पार्टी उसका यूज़ नहीं कर सकती अगर मान लो उसका प्रोडक्ट उन स्टैंडर्ड्स को मीट ना करे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली में बैठा हुआ बंदा आपकी दार्जिलिंग चाय घर में बैठ के बनाता रहे एंड लोगों को बोलता रहे दार्जिलिंग चाय है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हालाँकि कोई दूसरा बंदा ऐसा ज़रूर कर सकता है कि लेट अस से वो दार्जिलिंग जाके उसी चीज़ को यहाँ पे प्रोड्यूस कर ले, दैट इज़ फेयरली पॉसिबल। तो यानी कि ना लोकल लोगों को बेनिफिट मिले उन पर्टिकुलर चीज़ों का, इससे कहीं न कहीं उनको भी इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा। प्लस एट द सेम टाइम टूरिज़्म भी प्रमोट होता है, लोगों को उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता लगता है एंड हमें एक्सपोर्ट भी उसको हम अच्छे से कर पाते हैं। तो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गया, फूड स्टफ, वाइन, स्पिरिट ड्रिंक्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे ये चीज़ दी जाती है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको जब जीआई टैग मिलता है ना, तो इसकी वैलिडिटी कितने साल की होती है? वैलिडिटी होती है 10 साल की एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली आप इसको रिन्यू करवाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वैलिडिटी इसकी 10 साल की स्टार्टिंग में होती है। बाकी जो इसकी एजेंसी है दैट इज़ डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसको ग्रांट किया जाता है जीआई रजिस्ट्री चेन्नई के द्वारा। साथ ही साथ एक जो ट्रिप्स है ना, उसका एग्रीमेंट भी आपको जो है ना, डब्ल्यूटीओ का जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, वो यहाँ पे जीआई को गवर्न करता है एंड इसी वजह से भारत ने एक एक्ट भी बनाया है, दैट इज़ जीआई एक्ट। चलो ये बात तो समझ आई। अब हुआ क्या है, ये जो आपके डीपीआईआईटी की मैं बात कर रहा था ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, इसके द्वारा एक टारगेट रखा गया है। टारगेट क्या रखा गया है? टारगेट ये है कि हमें 10,000 जीआई टैग्स देने हैं बाय 2030। आपके दिमाग में आएगा सर अभी हम 2025 में पहुंच गए, अभी तक कितने टैग इशू हो चुके हैं? भाई अभी तक हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 605। हाँ जी, 605 टैग्स अभी आज के समय एग्जिस्ट करते हैं, जीआई टैग्स। हम चाहते हैं कि इसको 10,000 नंबर तक लेके जाना। मुश्किल लग रहा है बहुत, मतलब मुश्किल तो नहीं कहूंगा बट मतलब आप खुद ही देखो ना, अभी तक 600 ही हुए हैं, 10,000 कैसे पहुंचेंगे? थोड़ा सा उस सेंस में अगर बात कर रहा हूँ, तो सरकार की कोशिश है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच यहाँ पे अडॉप्ट करी जाए ताकि हम ये चीज़ अचीव कर पाएँ। सो दैट इज़ द फोकस। ठीक है? तो इसके अलावा एक और हमें टॉपिक जो डिस्कस करना है, दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू याला ग्लेशियर। देखो याला ग्लेशियर ना, सबसे पहले तो आप इसकी लोकेशन समझो। जैसे आप जाओगे ना नेपाल के, नेपाल में यहाँ पर आपको एक ग्लेशियर देखने को मिल जाएगा, दैट इज़ याला ग्लेशियर। अब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है 2040s के अंदर जो याला ग्लेशियर है ना, ये वैनिश हो जाए, ये एक तरह से पूरा खत्म हो जाए। तो ये जो थोड़ा इसके बारे में लोकेशन भी अंडरस्टैंड करनी है एंड एट द सेम टाइम ये भी समझेंगे कि ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो क्या नुकसान होता है। दोस्तों बात करते हैं याला ग्लेशियर की, तो ये लांगटांग वैली जो है सेंट्रल नेपाल के अंदर, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। हिंदू कुश माउंटेन्स का आपका डेफिनिटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको रिप्रेजेंटेटिव आपको देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट आपको एक बात अंडरस्टैंड करनी है कि ये एकमात्र ग्लेशियर है हिमालयाज़ का जो ग्लोबल ग्लेशियर कॉज़ियलिटी लिस्ट के अंदर है। अंडरस्टैंड करने की चिंता मत करना, क्रायोस्फीयर को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। थोड़ा-सा ना पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा ग्लेशियर्स के बारे में समझते हैं, फिर थोड़ा याला के ऊपर भी आएँगे। ग्लेशियर रिट्रीट क्या होता है, पहले ये सोचो। ग्लेशियर रिट्रीट होता है आपके ग्लेशियर का पिघलना, उनका श्रिंक करना, उनका छोटा हो जाना। क्यों होते हैं छोटे? अरे भाई क्योंकि मेल्टिंग होती है, इवेपोरेशन होता है। और एक ना बड़ी समस्या आती है ग्लेशियर के कॉरेस्पॉन्डिंग, वो होती है आपकी एल्बिडो के रिगार्डिंग। दोस्तों जब आपका सूरज जब बहुत ज़्यादा होता है, लेट अस से आपकी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उससे पता क्या हो रहा है? उससे कहीं न कहीं आपका जो बर्फ है, वो पिघलना शुरू हो जाती है ना? क्योंकि थोड़ी बहुत एक्चुअली वैसे तो आप नोटिस कर पाओगे जो फ्रेश आइस होती है, उसका एल्बिडो तो काफ़ी अच्छा होता है। मतलब इट इज़ द हाईएस्ट एल्बिडो। पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, आपका अर्थ का जो एल्बिडो है, वो कम होने लग जाता है। अब अर्थ का एल्बिडो कम होगा, अब ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होगा, अब्ज़ॉर्ब हीट ज़्यादा होने लग जाएगी एंड जब ज़्यादा हीट अब्ज़ॉर्ब होने लग जाती है, इससे कहीं न कहीं क्या होता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती है। तो ये एक क्लाइमेट का एक फीडबैक आपको लूप देखने को मिल जाएगा, जिससे आपके ग्लेशियर्स का पिघलना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो ये एक समस्या है, इसी को हम यहाँ पे ग्लेशियर रिट्रीट यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है, ये जो पर्टिकुलर ग्लेशियर की बात हम कर रहे थे, ये यहाँ पर इसने 36% अपना टोटल एरिया खो दिया है बिटवीन 1974 एंड 2021। बाकी वार्मिंग यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, ये दुगनी तेज़ी से यहाँ पे हो रही है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल एवरेज, जिस वजह से बहुत तेज़ी से ग्लेशियर पिघल रहा है।
इसके अलावा दुनिया भर में ना बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो काफ़ी हद तक डिसअपियर हो चुके हैं, जैसे पिको हम्बर्ट जो ग्लेशियर है, वेनेजुला के अंदर था, ये डिसअपियर हो गया 2024 के अंदर। इसके अलावा सेरीन ग्लेशियर है, ये फ्रांस के अंदर था, ये 2023 में डिसअपियर हो गया। डागू ग्लेशियर है, ऐसा बताया जा रहा है कि 2030 तक ये आपका श्रिंक आपका खत्म हो जाएगा। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें ना, चाइना के अंदर भी बहुत सारे ग्लेशियर्स काफ़ी हद तक पिघले हैं। और इस तरह से अगर हम बात करें ना ग्लेशियर्स की, तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, ग्लेशियर्स के अंदर लगभग दुनिया का 70% आपका फ्रेश वाटर देखने को मिल जाएगा। अगर ये एक इसमें डिसरप्शन आती है, तो डेफ़िनेटली लोगों की ज़िंदगी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा आप जानते हो ना, जब ग्लेशियर का टुकड़ा थोड़ा गिर के नीचे गिरता है, तो इस तरह से आपका जो लेट अस से कोई लेक बनी हुई थी, और जिस दिन उस लेक का वो आगे का जो बाँध है वो टूट जाता है, तो अचानक से बहुत सारा पानी देखने को मिलता है। ऐसे इंस्टेंसेस हमें इवन आपका सिक्किम के अंदर हो गया, उत्तराखंड के अंदर पिछले कुछ सालों में देखने को मिले भी हैं। एंड क्लाइमेट फीडबैक लूप हम यहाँ पे समझ ही गए थे। तो याला ग्लेशियर में भी यही कुछ समस्याएँ यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, एंड जिस वजह से इसको ग्लोबल ग्लेशियर कैज़ुअल्टी लिस्ट में डाला गया है। व्हाट इज़ दिस ग्लोबल ग्लेशियर कैज़ुअल्टी लिस्ट? दरअसल में 2024 के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जहाँ पर हम दुनिया भर में ग्लेशियर्स को ट्रैक करते हैं, उनके स्टेटस को ट्रैक करते हैं, कितनी तेज़ी से पिघल रहा है, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। तो यहाँ पर राइस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड हो गया, आइसलैंड, आपका ग्लेशियोलॉजिकल सोसाइटी, यूनेस्को, इन सब ने मिलकर ये ग्लोबल ग्लेशियर कैज़ुअल्टी लिस्ट बनाई है। एंड अगर आप लिस्ट को देखोगे ना, तो आपके हिमालयाज़ के अंदर एकमात्र जो ग्लेशियर है, जो कि ग्लोबल ग्लेशियर कैज़ुअल्टी लिस्ट के ऊपर है, वो और कोई नहीं बल्कि याला ग्लेशियर ही है। आई होप अब आप इसको याद रखोगे हमेशा। इसके साथ-साथ हिंदू कुश हिमालयस का भी आपको पता ही है, इसको थर्ड पोल के नाम से भी जानते हैं, और एक माउंटेन रेंज है सेंट्रल एशिया के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट स्टोरेज ऑफ फ्रोज़न वाटर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये थी प्लेस इन न्यूज़। कल मैंने आपको याला ग्लेशियर ही पूछा था, तो हमने उसको अच्छे से डिस्कस भी कर लिया। आज का आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे शागोस आर्किपेलागो के बारे में बताओगे, ये कहाँ पर है, पूरा इसके बारे में क्या कंट्रोवर्सीज़ हैं, डियागो गार्सिया क्या है, ये सब चीज़ें आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। हाँ जी, आज का आपका पहला होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू हॉर्नबिल्स, इसका आंसर आप बता सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहेगा, थोड़ा इकोनॉमी का है, लंबा क्वेश्चन है, बट आई वुड वांट कि आप वीडियो पॉज़ करके आराम से इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है? फिर आगे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, एक था प्रिविलेज मोशन के रिगार्डिंग। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना प्रिविलेज मोशन की, तो आप जानते होंगे प्रिविलेज मोशन होता क्या है? देखो, एक्चुअल में ना आप अंडरस्टैंड करते होंगे कि हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, एंड इवन अदरवाइज ऑल्सो आपके जो असेंबलीज होती है उनमें भी होता है, पर उनके क्या होते हैं, कुछ प्रिविलेजेस होते हैं। ये पार्लियामेंट को कलेक्टिवली भी दिए गए हैं, मतलब हाउस को कलेक्टिवली भी दिए गए होते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपके इंडिविजुअल प्रिविलेजेस भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अब कई बार क्या होता है ना, अगर इसका कुछ ब्रीच होता है, तो उस केस में प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। ठीक है? अगर लेट्स से ब्रीच होता है पार्लियामेंट प्रिविलेज का किसी मिनिस्टर के द्वारा या किसी मेंबर के द्वारा। लेट अस से किसी के राइट्स, किसी की इम्यूनिटीज़ डिसरिगार्ड किए गए हैं। तो वो एक ऑफेंस हुआ। उसको यहाँ पे पनिश किया जा सकता है यूजिंग द प्रिविलेज मोशन। अब ये जो पहली बात कह रहा है कि प्रिविलेज मोशन कैन बी मूव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, येस दैट इज़ करेक्ट। ठीक है? ये किसी के थ्रू भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 इज़, मतलब कोई भी एमपी हो सकता है। ये पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर हाउस के द्वारा भी जो एन्जॉय किया जाता है, और इंडिविजुअली दोनों के द्वारा अगर कुछ भी ब्रीच होता है उनका, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पार्लियामेंट के द्वारा जो प्रिविलेजेस हैं, वो कोडिफाइड है। देखो, एक्चुअल में आप इस बात को समझना, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस कोडिफाइड नहीं है। हालाँकि इन पे कुछ ज़िक्र ज़रूर है कुछ-कुछ जगह के ऊपर। मतलब इनडायरेक्टली हम उसके थ्रू ड्राइव करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों ने आर्टिकल 105 सुना होगा। कुछ एक हमारी प्रथाएँ, कुछ कन्वेंशन चलती आ रही हैं। प्लस एट द सेम टाइम आपकी जो लोकसभा रूल बुक है, वहाँ पर आपको कुछ-कुछ देखने को मिल जाएँगी। पर अगर कोई बोलता है कि कोडिफाइड हो चुकी हैं, नहीं, ये बात अपने आप में बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी जब कोई भी प्रिविलेज मोशन आता है ना, तो सबसे पहले स्पीकर जो आपका, या इन केस ऑफ लोकसभा, या चेयरपर्सन इन केस ऑफ राज्यसभा, वो फर्स्ट लेवल करते हैं स्क्रूटनी इस चीज़ की। या तो वो खुद ही मोशन के ऊपर डिसाइड कर लेंगे, या फिर वो क्या कर सकते हैं, आपकी जो प्रिविलेज कमेटी होती है ना, उसको ये भेज देंगे। फिर अकॉर्डिंगली वो पास होता है, फिर कहीं न कहीं आपके जो भी एक्शंस होते हैं वो लिए जाते हैं। तो इस तरह से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि पहले 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपके बिल्कुल ठीक थे, तीसरा गलत था। तो 1 एंड 2 ओनली इज़ द राइट आंसर। एक मैंने आपको और होमवर्क दिया था, वो दिया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बेसिक चीज़ें आप सबको पता ही होंगी। डेफ़िनिटली गुरुग्राम के अंदर इसके आपको हेडक्वार्टर्स देखने को मिल जाएँगे। एंड इंडिया एंड फ्रांस ने क्या किया था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसको यहाँ पे सेटअप करने के लिए, ड्यूरिंग मतलब 2015 के अंदर आपकी जो यूएनएफसीसीसी की कॉप 21 आपको देखने को मिलती है। ठीक है? तो अभी रिसेंटली मोल्दोवा ने इसको ऑफिशियली साइन किया है। तो येस, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट।
अब दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे पता क्या कह रहा है? दूसरा स्टेटमेंट बात कर रहा है कि 2050 तक हमें $1 ट्रिलियन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को अनलॉक करना है, ये इसका एक मिशन है। देखो एक्चुअल में आप इसको बात समझना, यहाँ पर ना एक आईएएस के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या चीज़ आती है? टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी। क्या आती है? टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बात होती है 3 चीज़ों की। पहली चीज़ क्या है कि 2030 तक हम क्या करेंगे ना, हम 1000 बिलियन डॉलर या जिसको आप क्या कह सकते हो, $1 ट्रिलियन, जो भी आप कहना चाहो, इतनी इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे मोबिलाइज करेंगे इन सोलर एनर्जी सॉल्यूशन। ठीक है? और क्या है टुवर्ड्स 1000 का मतलब? टुवर्ड्स 1000 का मतलब ये भी है कि 1000 मिलियन लोगों को हम क्या प्रोवाइड करेंगे? हम प्रोवाइड करेंगे क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन का एनर्जी एक्सेस। उसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे? 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। समझ गए? तो 3 चीज़ें आती हैं टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी के अंदर। एक है आपका कि हमें 1000 बिलियन या $1 ट्रिलियन जो भी आप कहना चाहो, इसको हमने यहाँ पर मोबिलाइज़ करना है। दूसरा है 1000 मिलियन लोगों को क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस के माध्यम से उनको एनर्जी एक्सेस मिले, एंड उसके अलावा 1000 गीगावाट जो है आपका सोलर एनर्जी कैपेसिटी को हमने इंस्टॉल करना है। ये हमें करना है कब तक? 2030 तक, ना कि 2050 तक। इसीलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। अब पूछा था उसने कि क्या चीज़ गलत है? तो गलत क्या है भाई? गलत केवल और केवल दूसरी स्टेटमेंट है, पहली तो ठीक थी। अब बात करें दोस्तों आपके मोल्दोवा की, तो मोल्दोवा भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये रोमेनिया और यूक्रेन, इन दोनों देशों के बीच में आपका ये लैंडलॉक्ड कंट्री आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की बात करें, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं। आप बता सकते हो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था स्क्रैमजेट इंजन के बारे में, यहाँ पर बात कर रहा है कि एविएशन फ्यूल को इस्तेमाल करता है, नहीं। ये इस्तेमाल करता है आपका लिक्विड हाइड्रोजन, जो कि फ्यूल की तरह काम करता है, और लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर की तरह। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा, धुनवारी वेटलैंड की बात करें तो वेस्ट बंगाल नहीं है, ये आपको यूपी में देखने को मिलता है, तो सेकंड इज इनकरेक्ट। बाकी जो तीसरा स्टेटमेंट है ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस के बारे में, उसका पहला सेशन आपका शिमला में ही हुआ था, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।